कि फिर जिंदगी में लोग कभी हमारे सामने खड़े ना हो सके। साथियों, एक आवाज हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 85% लोगों के लिए उठाने का काम किया। आज बाबा साहब को गए वर्षों हो गए, हमारे बीच से ये लड़ाई बंद हो गई थी। बाबा साहब ने जो कुछ किया, हम 85% लोगों का एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन साथियों, जब तक ये दुनिया कायम है, बाबा साहब का नाम कायम रहेगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथियों, बाबा साहब के बाद एक नाम मैं और लेना चाहता हूँ, साहब काशीराम जी, जो हमारे हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर पैदा हुए और जो बाबा साहब के बच्चे काम थे, जो बाबा साहब चले गए दुनिया से काम करते करते, उन कामों को पूरा करने का बीड़ा साहब काशीराम जी ने उठाने का काम किया। साथियों, काशीराम जी ने अपनी तमाम जिंदगी, अपनी तमाम जो उनके पास वक्त था, इस 85 समाज, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। और साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को जगाने का काम कर दिया कि साहब काशीराम कहते थे कि मुझे वो समाज बनाना है जो न दिख सके, न दिख सके, न झुक सके। और साथियों, काशीराम जी ऐसा समाज बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। लाखों करोड़ों लोगों को रोता बिलखता छोड़कर वो हमारे बीच से चले गए। साथियों, काशीराम साहब के बाद, दुनिया से जाने के बाद हमारी ये लड़ाई खत्म हो गई। हमारी लड़ाई को खत्म कर दिया जो 15% हिंदुस्तान के अंदर मनुवादी लोग हैं, उन्होंने अपने लोगों को हमारे बीच में भेजकर इस लड़ाई को खत्म करने का काम कर दिया। साथियों, आप देख लीजिए, 2 बरस की सरकार में जो सूबाई सरकार है और 4.5 बरस की केंद्र की सरकार में जो जुल्म जाती हुई, लोग सड़कों के ऊपर लोगों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारने का काम किया गया। मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुस्तान में दहशत का माहौल बनाने का काम किया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम कर्नाटक, केरला, तमाम जगह दलित समाज के लोगों को निशाना बनाकर उनके जुल्म जाती करने का काम किया गया। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर कितने नेता हैं दलित समाज से? शर्माती लोगों का नाम लेते हुए एक नेता ने हिम्मत नहीं करी समाज के खिलाफ जुल्म होने के लिए। एक नेता सड़क के ऊपर उतर कर नहीं आया। साथियों, जब ऐसा वक्त था, लोग डरे थे, सहमे से, दहशत में थे, तब एक शख्स आपके बीच आने का काम किया। साथियों, सड़क के ऊपर शब्बीर कुर्बान से आंदोलन हुआ और उस नेता का नाम, उस हमारे भाई का नाम साथियों चंद्रशेखर आजाद, जिसने हम लोगों की आवाज उठाने का काम किया, हम लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, ये चंद्रशेखर ही है जो इस हुकूमत में हम लोगों को कुव्वत हिम्मत देने का काम किया। साथियों, आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। साथियों, मैं कहने आया हूँ आप लोगों से, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। ये जो आवाज उठी है, ये सहारनपुर के गांव छुप्पनपुर के पास से जो आवाज उठी है चंद्रशेखर आजाद की, इस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, इन 85% लोगों को देश का, प्रदेश का हुक्मरान बनाने के लिए। साथियों, अगर खुदा न खास्ता कहना चाहता हूँ साथियों आप लोगों से, अगर अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, ये मनुवादी लोग, ये ताकत में बैठे लोग इस आवाज को दबाना चाहते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने कहीं कमजोरी दिखाने का काम किया और ये आवाज खामोश हो गई, तो हिंदुस्तान के अंदर आप तमाम लोगों का, आप 85% लोगों का कोई पुरसाने हाथ नहीं होगा। साथियों, ये कहकर आप लोगों के बीच से जा रहा हूँ। साथियों, कोई पुरसाने हाथ नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो पुलिस की लाठी झेले, किसी की हिम्मत नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद की तरह हजारों मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे झेलकर, रासुका झेलकर आपके बीच सीना तान के खड़ा है और कहने का काम कर रहा है चंद्रशेखर आजाद जब तक जिंदा है। साथियों, इन 85% बहुजन समाज के लोगों के लिए जीने का काम करेगा, इन 85% बहुजन समाज के लिए मरने का काम करेगा। साथियों, मोदीबाने दरखास्त करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ आप लोगों से, आप चंद्रशेखर आजाद को मजबूत कर दीजिए। साथियों, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई दलित समाज के ऊपर जुल्म करने की
हिम्मत नहीं कर सकता साथियों। आप तमाम लोग बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए साथियों, हजारों की तादाद में जिन साथियों ने प्रोग्राम कराने का काम किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो हजारों की भीड़ उन्होंने इकट्ठा की और आपकी जोश, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ साथियों। मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। हजार बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कारकुनान को, अहदेदारान को, यहाँ आई तमाम आवाम को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को। साथियों, एक बात मैं कहकर जा रहा हूँ चंद्रशेखर जी के बारे में साथियों, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। साथियों, दीदावर को पहचान लीजिए, शनाख्त कर लीजिए। अकेला आदमी लाठी लेकर हिंदुस्तान के अंदर आपकी हिफाजत करने के लिए खड़ा है। ये शीशे के महल के अंदर बैठकर आपकी बात नहीं करता साथियों, ये मुकदमे लाठी गोली झेलकर आपकी आवाज बनने का काम कर रहा है। इसको संभालने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम। अब मैं बुलाना चाहता हूँ इस सभा के जो आयोजक है बड़े भाई गोविंद जी, आए अपनी बात कहेंगे। गोविंद जी। हेलो। सबसे पहले मैं अपने आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, संत गुरु रविदास को नमन करते हुए, यहाँ मौजूद मुख्य अतिथिगण बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, पूर्व विधायक बिजनौर मोहम्मद गाजी साहब, निजाम साहब मौजूद थे, और कुंवर देवेंद्र गुर्जर समाज से जो ताल्लुक रखते हैं मेरठ से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ सभा में मौजूद सबसे पहले मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, वह गोदना से अफसर भाई, वह अपनी जो मीडिया बंधु हैं और नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी समाज से, बहुजन समाज से आए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाथ जोड़कर सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जोश जो आपने दिखाया है, ये जोश बना रहना चाहिए, क्योंकि हमें 15 को हटाना है और 85 को लाना है। हमें 15% मनुवादी सरकार को खाड़ फेंकना है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत हम लोगों पर हजारों साल से राज करते आ रहे हैं। उन लोगों को हटाना है और 85% जिनका शोषण हमेशा होता रहा है, उनकी सरकार हमें बनानी है। जब मनुवाद चरम पर था तो इस देश में काशीराम जी का जन्म हुआ और उन्होंने मनुवाद को लगभग धरती में मिला दिया था, मिट्टी में, लेकिन वो बीज फिर उगा और आज पेड़ बनकर, पूरा पौधा बनकर पूरा पेड़ बन गया है। और आज फिर उस मनुवाद के पेड़ को मिटाने का काम करना होगा और उस काम को भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे। आपके बीच बहुजनों का वो शेर मौजूद है, भाई चंद्रशेखर आजाद, जो इस पेड़ को नेस्त नाबूद करने का काम करेगा और बहुजनों की सरकार आएगी। और आप बिल्कुल इस बात को मान लेना, लिख लेना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए लोग इकट्ठा करना आसान बात है, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एमपी लड़ोगे तो पैसा आ जाएगा, एमएलए लड़ोगे तो पैसा आ जाएगा। वे लोग व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, साधनों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आप समाज के सच्चे सिपाही हो, क्योंकि आप लोग अपने खर्चे दे हो भाई के विचार सुनने के लिए और भाई को देखने के लिए। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, एक बात के साथ मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बोलने वाले हैं, हमें भाई को सुनना है। आज रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और एक दिन मिलने का मजा भी आएगा। गोविंद भाई, भाई चंद्रशेखर, भीम आर्मी, जय भीम। अब शांत होकर बैठ जाइए। जिस व्यक्ति का हमें सुबह से इंतजार था, और वो अपने भी विचार रखने जा रहा है। बड़े भाई की जो
भाई का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। वहाँ आखिरी तक आवाज आ रही है? जरा हाथ उठा के बताओ आवाज कहाँ तक आ रही है? चलिए ठीक है। अब 20 मिनट बिल्कुल शांत हो जाओ। ये इसकी आवाज बड़ी कम है, या तो फिर हमें इसके बिना दहाड़ना पड़ेगा। बढ़ा दी इसके आवाज बढ़ा दो, बड़ी बोलेगी। आप जितने मेरे आसपास खड़े हैं वो भी अपनी बातों को बंद कर दें। मेरी शकल आपने देख लिया, आवाज की बारी है, उसके लिए इन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग प्यार बना कर रखो। सर्वप्रथम विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ज्योतिबा फुले, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फरीदी और मेरे आदर्श साहब काशीराम को नमन करते मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं पहली पंक्ति में यहाँ की जो टीम है, जिन्होंने इतने संघर्ष से, इतनी मेहनत करके, मेरे बिना किसी सहयोग के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं उनके नाम पढ़ूंगा। उनके नाम पढ़ने जरूरी है, क्योंकि समाज में जो लोग काम करते हैं उन्हें सम्मान देना बेहद जरूरी है। तो अभी भीम आर्मी की जो टीम यहाँ है उसमें टीकम भाई, मनीष अंबेडकर, मोहम्मद आसिफ, रजत बिठारिया, शहराज त्यागी, अजय पालीवाल, रोहित चंद्रा, जितेंद्र कुमार, योगेश कुमार, अजय गौतम, मिथिन गौतम, मां श्रीमती कीर्ति देवी, श्रीमती रीता राजा सिंह, श्रीमती गीता बोध, उपकार बावरा की जो माता जी हैं, विकास मेरियान की जो माता जी हैं, अनुज की जो माता जी हैं, और इन तीनों क्रांतिकारियों के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके तीनों के पिताजी हैं, श्री नरेश जी, राजेश्वर जी, बॉबी भाई, राज सिंह, बबलू, सन्नी, करणपाल जी, ये यही के नाम यहाँ ये कुछ चले ठीक है। अच्छा, अशरफ प्रधान, एहसान प्रधान जी, मुजफ्फर अली जी, और 2 अप्रैल में जो लोग जेल गए थे, ऐसे क्रांतिकारी नौजवान साथियों को भी मेरा नीला सलाम। अनुज भाई, नवीन भाई, रोहित भाई, सुमित भाई, धीरज भाई, राहुल भाई, दीपक भाई। अब गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से जो बहुत मजबूत साथी हमारे बीच में है, सोनू धमानिया जी, आशु जी, जसवीर जी, रविंदर जी, रविकांत जोशी जी, बाबू अतर सिंह जी, मेरठ वाले, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है। देवपाल जी, समीम अहमद, साहिब लंबरदार जी, केपी स्वामी जी, संजय जाटव जी, महक सिंह जी, राकेश आजाद जी, आनंद कुमार जी, वेद प्रकाश मास्टर जी, सोनू जी, गौरव जी, चेतन प्रधान जी, देवपाल हरित जी, नवाब सिंह प्रधान जी, हरिंदर जाटव जी, नरेंद्र प्रधान जी, सुरेंद्र गौतम जी, धर्मेंद्र गौतम जी, 2 अप्रैल में शहीद अमरेश जी के पिताजी धर्मवीर सिंह पार्षद जी, नेमपाल गौतम जी, जयपाल जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, कोर देवेंद्र जी, महेंद्र जी, जितेंद्र जी, महावीर सिंह जी, समस्त मेरठ की टीम मेरे साथ आए, पंकज जाटव, गुलजार सिद्दीकी, निजाम चौधरी, संजय भाई,
पूर्व विधायक गाजी भाई, किसी का नाम छूट गया तो माफी चाहता हूं, अफसर भाई, और यहाँ का जो आयोजन में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, गोविंद भाई, नूरनगर वाले, सोनू मुबारक मारकपुर वाले, बोबी शेखपुरा, बोबी चौहान, तेजल हेडा, मनोज भाई मुजफ्फरनगर, नीटू हरिनगर। अभी कोई बच भी गया तो छोड़ दो भैया। हाँ, सबका मैंने प्रयास किया कि सबका सम्मान रह जाए। किसी का अगर छूट गया हो तो मैं माफी मांग लूंगा। सबसे पहले तो मेरी माताओं बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आपका आशीर्वाद है कि किसी की औकात नहीं कि आपके बच्चे की तरफ आंख उठा ले। तो ये ताकत जो है, ये ताकत मुझे मेरे समाज से मिलती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ पता है कि आप लोग 8-9 बजे घर से निकले होंगे और 4:30 बज रहे हैं और मेरे हिसाब से खाने का इंतजाम यहाँ नहीं है, पानी भी बड़ी मुश्किल मिला होगा, इतना प्यार आप लोग करते हो। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए समाज से। आप खूब जियो, सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमान के साथ जियो, और जो भेदभाव छुआछूत हमेशा से चला आ रहा है वो खत्म हो जाए और हम भी यहाँ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष बंद करके अधिकार प्राप्त करके चैन से जिए, यही भीम आर्मी चाहती है। अब जो बहुत जरूरी बात है उस पर बात करेंगे। ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को, क्या है ये बाबा साहब का संविधान है और इससे देश चलता है। अगर डांट खाने में मजा आता है तो वो भी खा लो। बड़े भाई जी इससे साथ जरूरी बात चल रही होगी है भाई, चुप होके खड़े हो जाओ। अरे यार मैं मुश्किल का आया, जान नहीं दे रहे थे। अन्नू भाई, इसको कोई भी दिक्कत है ध्यान रखना, इसको दिक्कत नहीं आती आपकी बात। तुम चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमें बता देना, हम तुम्हें नंबर देके जाएंगे। 10 लाख रुपए वो भी देंगे जल्दी। अभी तो बड़े टफ है, वो भी देंगे अभी। भाई साहब कितना खराब किया। देखो उसकी गलती नहीं है, उसे बहुत उम्मीद है अपने भाई से, लेकिन सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं हो पाएगा ना। जो देना है वो देने के लिए तैयारी कर रहा हूं। कोई भी जंग बिना नीति के नहीं जीती जाती, तो हम नीति बना रहे हैं कि देश में बहुजन समाज को शासक बना सके और बहुजन समाज को उस ऊंचाई तक ले जा सके जहां साहब काशीराम और बाबा साहब देखा करते थे। और जो बात कह रहा हूं बहुत जरूरी है, सुननी पड़ेगी आप लोगों को, बड़े शालीनता सुनिए। मैं कह रहा था कि देश का संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन देश के संविधान में हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ हरामखोर, कुछ दल्ले लोग उसे पिछले दरवाजे से काटना चाहते हैं। मैं बस उन्हें इतना बता देना चाहता हूं कि ये जो भीड़ यहाँ खड़ी हुई है, बस ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के इशारे की इंतजार कर रही है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो भारत चलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाए। एक सीमा होती है उत्पीड़न की, एक सीमा होती है किसी के हिदायत अधिकार को छीनने की। मैं गौर फरमाना चाहूंगा, 2 अप्रैल को हम लोग रोड पे आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए। जिस अधिकारों को नेता को बचाना चाहिए था, वो अधिकार बचाने के लिए हमारे समाज के लोग आए और 13 लोगों ने कुर्बानी दी। 13 लोगों ने कुर्बानी दी। क्या उन 13 लोगों को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि उनका परिवार
टीकम टीकम, इनसे ज्यादा हल्ला तो तुम उतार रहे हो। क्या उन परिवारों की ऐसी मदद नहीं हो सकती थी कि फिर अगर कोई ऐलान जंग होती, फिर कोई अधिकारों की लड़ाई होती तो हर घर से माए कहती कि जा बेटा तू भी चला जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो कौम इतना सम्मान देगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। आज भी मुजफ्फरनगर जिले के 3 भीम समाज के, बहुजन समाज के भीम शेर जेल काट रहे, राशुका में बंद है। क्यों? वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं, वो भी तो किसी बाप के बेटे हैं, वो भी तो किसी बहन के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं। क्या उनकी तकलीफ समाज को महसूस नहीं होती? जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जेल काटी है, अच्छी होती है जेल? अच्छी होती है जेल? तो कैसी बीतती होगी उन पे? उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो जितना हमसे बन पा रहा है, रोज कहते हैं कि सरकार समझ जाए, लेकिन इस सरकार ने तो कसम खा ली है ये समझेगी नहीं। ये तो पिछले दरवाजे से हमारे सारे अधिकार सीज कर देगी। इस देश में आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बेस पे, आधार पे कायम है। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि इन्होंने 2-3 दिन में 10% सामान्य जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। हमें 10% आरक्षण का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं ऑलरेडी 50% उनके पास है, तो 10% दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहब के दिखाए, बताए गए, लिखे गए संविधान में रिजर्वेशन के लिए आधार है सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक प्रतिनिधित्व। तो फिर उसका आधार क्यों बदला जा रहा है? उसका आधार इसलिए बदला जा रहा है कि इनकी तैयारी है कि ये पिछले दरवाजे से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और बहुजन समाज को गुलाम बना देना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या बहुजन समाज के लोग अब गुलामी बर्दाश्त करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, गुलामी बर्दाश्त करोगे? अधिकारों के लिए लड़ोगे? संघर्ष करोगे? जुल्म जाति का जवाब दोगे? अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली, जो 200% रोस्टर प्रणाली थी, इन्होंने 200 रोस्टर प्रणाली को बदल के 13 रोस्टर प्रणाली लागू की। इनकी तैयारी क्या है? जैसा मैंने बताया, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और हमारा वजूद अगर किसी चीज से है तो वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से है। तो हमने अभी आंदोलन किया परसों कि 13% रोस्टर प्रणाली को खत्म करके 200% रोस्टर प्रणाली को दोबारा लागू करा जाए, जिससे SC, ST, OBC के लोग फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा सके। क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। ये मनवादी लोग जो क्लास में घुसते हैं, हमें कहते हैं कि आरक्षण वाले हैं, ये मेरिट वाले हैं, ये कोटे वाले हैं, ये हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर हमारा OBC समाज का व्यक्ति, हमारा मुस्लिम समाज का भाई, हमारा दलित समाज का भाई अपने भाइयों पर मेहनत करके उन्हें पढ़ाने का काम करता है, तो ये हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं। जो लोग आज सर्वजन की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये वही लोग हैं जो एक धार्मिक शब्द सुनने पे आपके कानों में पिघलाकर शीशा डाला करते थे। क्या आप लोग भूल गए हो? ये वही लोग हैं जो एक धार्मिक शब्द का उच्चारण करने में हमारे बच्चों की जीभ काट लिया करते थे। दादाजी सुधरा में आपने देखा होगा। ये वही लोग हैं। क्या आप इनका समर्थन करते हो? ये वही लोग हैं। साहब काशीराम चिल्लाते चले गए कि ये हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को गलत नजर से देखते हैं। ये वही हरामखोर लोग हैं। आज मैं इनको नेता बना दूं, क्या मुझसे उम्मीद रखते तुम लोग? और
क्योंकि बाबा साहब ने यह कहा कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदा है। तो मेरे बच्चों, भारत के संविधान को मिटने मत देना। तो अगर आज भारत का संविधान मिटाया जा रहा है तो फिर दोबारा बाबा साहब की हत्या हो रही है। क्या आप लोग बाबा साहब की हत्या में शरीक होंगे? क्या आप लोग बाबा साहब की हत्या को मजबूत करोगे? आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोग आज तक भी भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी करते हैं, आपके उदाहरण है कि आज भी हमारी महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कासगंज में, प्रतापगढ़ में सामान्य जाति के लोगों के घर के सामने से जूते उठा के चलती है। देखा हम लोगों ने भी, यह भी हुआ, एक वीडियो बनी तो सामान्य जाति के घरों के सामने से हमारी माताएं बहनें आज के युग में, बाबा साहब के युग में जूते चप्पल उठा के चलती है। और आज भी दलितों को बारात नहीं निकालने दी जाती। आप लोग भूल गए हो? अभी कासगंज में उदाहरण था, एक भाई ने बारात निकालनी चाहिए तो गांव के लोगों ने पलायन कर दिया। इतना भेदभाव। और चुनाव के समय वो आके कहते हैं हम आपके भाई हैं। क्या वो भाई है? वो भाई नहीं है, वो कसाई है। और उन कसाईयों को मजबूत करके मैं अपने लोगों को मरवाने का ठेका दे दूं तो ऐसा चंद्रशेखर किसी हालत में नहीं करेगा। मैंने तय किया है कि पूरे देश में बहुजन समाज के प्रत्याशी जाएंगे संसद में। बाबा साहब का सपना पूरा होगा कि बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अगर वो भी सर्वजन को टिकट देके हमारा नेता बनाएंगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कौम के लोगों में स्पष्ट बता रहा हूं। तुम्हें याद है महाराष्ट्र में एक सामान्य जाति की पुलिसकर्मी ये कहती है कि मैं SC/ST एक्ट का जो गुस्सा है दलितों को बांध के पीट के निकालती हूं। जिनकी मानसिकता इतनी खराब हो वो तुम्हारा भला कर देंगे। तुम पहले हाथ उठा के बताओ तुम अपने भाई के साथ हो या नहीं हो। तो तुम्हें ये भरोसा है या नहीं कि तुम्हारा भाई कभी भी मिट जाएगा लेकिन समाज से गद्दारी नहीं करेगा? जितने लोगों को भरोसा, हाथ उठा के बताओ। तो आज पूर्वज की क्रांतिकारी जमीन पे मैं ये वादा करता हूं कि पहले तो मैं बार बार कहता हूं कि वो नोट ही नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। ये CBI लगाए, हमारे पीछे लगाओ, हमारे तो पीछे 1 रुपए का काम नहीं, लगा दो CBI। ये इनकम टैक्स लगाए। मेरे नाम तो मेरे पिताजी ने एक मोटरसाइकिल 2007 में कराई थी, उसे भी तुम ही रख लो। मैं हूं फकीर, तो फकीरों से ये उलझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए रोज रोज बदनाम करते हैं, इसलिए रोज रोज अफवाह चलाते हैं। रोज रोज की जातिवादी मीडिया हमारा चरित्र हरण करने का काम करती है। मैं बार बार समझा रहा हूं सरकार को कि राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, हमें मालूम है उधर अपना जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं बस एक चीज चाहता हूं, तथागत बुद्ध का शासन जिसमें न्याय, चिकित्सा और शिक्षा फ्री हो, ये गद्दार तुम्हें वो शासन नहीं दे सकते क्योंकि इनकी नीति तो वही है। ये आज भी चाहते हैं कि बहुजन समाज इनके पैरों की जूतियां बनी रहे। तो बस मैंने इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमें मत छेड़ना, कपड़ों की तरह फाड़ देंगे। हमें मत छेड़ना, कपड़ों की तरह फाड़ देंगे। और लोग तो मुर्दों को गाड़ते हैं, हम जिंदों को गाड़ते हैं। अभी लोग कहते हैं चंद्रशेखर भाई भड़काते बहुत हैं, तो बस मैं यहाँ का प्रशासन भी है, मैं भड़काता नहीं, मैं रोक के रखा हुआ इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बिना झंडे डंडे के एक आवाज पे 2 अप्रैल को भारत बंद कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भीमा कोरेगांव दोहरा सकते हैं।
ये वो लोग हैं जिनके परिवार के 13 लोग 2 अप्रैल को मरते हैं। एक भी मां ने ये नहीं कहा कि समाज के नाम मेरा बच्चा गया, मुझे दुख है। और दहाड़ दहाड़ के समाज की मां ने कहा कि एक नहीं दूसरा भी कुर्बान कर देंगे समाज के लिए। देखो स्पष्ट है, हम किसी के विरोधी और समर्थक नहीं है, हम तो प्रथम और अंत भारतीय हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, सब्र की एक सीमा होती है, सब्र की एक सीमा होती है, जुल्म उत्पीड़न जाति एक सीमा होती है। वो सीमा यहाँ की सरकार लांघ चुकी है। इसलिए अब उनको ये जो संवैधानिक कुर्सी में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे छीनने का समय आ गया है। और जैसे हम लोग जुड़ने का काम करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जुड़ने का काम करेंगे, उसी तरह से वो लोग तोड़ने का काम करेंगे। तो आपको लड़ना नहीं है अपने लोगों से। क्या बहुजन समाज बनाने में मेरी मदद करोगे? क्या सारी लड़ाई भूल के सबसे पहले भाजपा को हराने का काम करोगे? देखो, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये वर्षों से लड़ी आ रही है। कभी किसी ने लड़ी, लेकिन आज बहुजन समाज के युवाओं के कंधों में भार है। एक बार हमने पहले भी गोरे अंग्रेजों को यहां से भगाया है, इस बार बारी काले अंग्रेजों की है जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं। इतना झूठा प्रधानमंत्री ना तो इतिहास में कभी पैदा हुआ, ना कभी हम नया बनने देंगे। गुजरात में खड़े होकर कहते हैं माननीय मोदी जी कि जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं 3 दिन में रेप के मामले में फांसी की सजा हो जाने लगी। शर्म नहीं आती? अरे एक तो लचर है वैसे ही व्यवस्था। यहाँ प्रशासन के लोग बैठे 40-40 दिन में तो हमारे FIR लिखते हैं लोग सरकार के दबाव में। और अगर हम लोग रोड पे आके FIR लिखवाते भी, आंदोलन करते भी हैं, तो हमें आंख दिखाते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग आंख दिखाते हैं, तो 3 दिन में फांसी करवा देंगे वो। इतना झूठा प्रधानमंत्री। चाटुकार मीडिया, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, दलितों को मत मारो। इतनी मजबूत कुर्सी में बैठ कर कहते हैं भाइयों बहनों दलितों को मत मारो। तुम्हारी औकात है दलितों को मारने की? ये तो दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, इस्लाम समाज के लोग बाबा साहब के संविधान का पालन करते हैं। सब लोग जानते हैं कि जितना संविधान का पालन ये बहुजन समाज के लोग करते हैं, दूसरा नहीं करता। उपकार, विकास, अनुज का केस हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक दबाव भी जरूरी है। यहां के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पत्थरबाजों को माफ कर सकते हैं, लेकिन यहां दलित समाज के भाइयों को जेल से रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर पत्थरबाजों का नहीं है। उन्हें डर इन शूरवीरों का कि जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, पूर्ण स्वराज की मांग करेगा इस देश में और उसे लेकर रहेगा, तो ये लोग डरते हैं। लेकिन याद रखना, जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उससे ज्यादा दुगनी तेजी से बढ़ती है, चढ़ती है। भीम आर्मी का जितना विरोध कर रहे हैं, अभी जौनपुर की घटना है, हमारे युवाओं को मारा गया, तो हमारे कुछ युवाओं ने जवाब दिया, तो मीडिया ने खबर चलाई, मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में भी एप्लीकेशन की है, और खबर देखे क्या थी, रावण सेना रिटर्न। रावण, अभी गोलमाल रिटर्न तो सुनी थी मैंने, इन्होंने रावण सेना रिटर्न, और लिखते हैं कि कहां से आता है रावण, कहां है ठिकाना। अबे अनपढ़ लोगों, सब लोग तो जानते हैं, पूरा देश जानता है, छुटमलपुर में रहता हूं मैं। मीडिया के लोग कह रहे कहां है ठिकाना, जिसे नहीं पता, पूरी दुनिया देख रही होगी लाइव के माध्यम से। छुटमलपुर में रहता हूं, गल नंबर 2 में।
और डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। देखो, ये देख रहे हो ना, देखो देखो, इससे समझना चाहते हो स्वागत है, सम्मान करते हैं बाबा साहब संविधान का, और ऐसा ना हो जाए इससे समझाना पड़ जाए, क्योंकि इस देश का संविधान सेल्फ डिफेंस की आजादी देता है। अगर कोई हमारे घर में आके और बिना भी हम पे उत्पीड़न करेगा तो उसकी तबीयत ठीक करने का काम भीम आर्मी करेगी, घबराने की होगी। अभी एक ज्ञापन बहुत जरूरी है, ये मैं इसके जो मुख्य बिंदु पढ़ूंगा, यहाँ के प्रशासन को भी दूंगा, ये यहाँ की टीम देगी। यहाँ मेरे पास घर एक लड़का गया था, रोहित, ये रोहित, मेरी आवाज आ रही है क्या कहीं? रोहित को मेरी आवाज आ रही है जो घर गया था? प्रशासन के लोग भी आए, जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ हो वो बता दीजिएगा यहाँ के कप्तान को कि 2 अप्रैल में मुकदमे जो होने थे वो हो गए थे, आप लोगों ने जेल भेज दिया, हमने संविधान का सम्मान करते हुए बेल भी करा ली। अभी ज्यादती करने की जरूरत नहीं। तुम लोग जो है दोबारा से मुकदमा करने का प्रयास कर रहे हो, डरा रहे हो, तो सिर्फ जहां तक मेरी नॉलेज है 1600 का फोर्स होगा आप लोगों के पास यहाँ। अभी हमारे आंदोलन में फोर्स लगाओगे, यहाँ इस जिले की सुरक्षा करोगे, ये तुम लोग तय कर लेना, ज्यादा उत्पीड़न करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे लोगों को आज के बाद नाजायज सताया गया, और ये भी याद रखना, जैसे बुलंदशहर में संजय गिरी जी इंस्पेक्टर साहब, वो ये कह रहे थे क्या है भीम आर्मी, तो भीम आर्मी वो सेना है जो जब तक चुप है तो सुरक्षित है सब लोग, अगर बिगड़ेगी तो गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, देश हमारा में से बांटना नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट बता दूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं तो बहुजन समाज का, माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का छोटा सा एक भाई बेटा हूं, लेकिन इतनी ताकत रखता हूं कि जिस दिन चाहूं ये प्रदेश बंद करवा सकता हूं, चैलेंज करके बोल रहा हूं, आजमा के देखना। तो जान लो, समझ लो, SC/ST एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम 2015, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे लोगों को न्याय नहीं देता है, उनका उत्पीड़न करता है, तो डायरिया कप्तान साहब हमने भी बना रखी है। जिस दिन सरकार चली जाएगी और बहुजनों की सरकार आ जाएगी, फिर क्या नौकरियां नहीं करोगे? फिर क्या प्रदेश छोड़ के भाग जाओगे? तो एजेंटगिरी ना की जाए। आप किसी की रहमत पे यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर आप कर्मचारी हैं, तनख्वाह लेते हैं उसकी, आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक बनने की जरूरत ना की जाए बिल्कुल भी। ये याद रखा जाए कि संवैधानिक कुर्सियों पे आप नेताओं की बदौलत नहीं, बाबा साहब के संविधान की बदौलत बैठे हैं। तो हमारे लोगों का, अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम इतने बेरोजगार लोग हैं, रोज धरना देते रहेंगे। तुम रोज हमारी सुरक्षा करते रहना। डंडा तुम भी रखते हो, झंडा हम भी रखते हैं। तुम्हारे डंडे 4 फुट के, हमारे डंडे 6 फुट के। अभी एक ज्ञापन मैं पढ़ूंगा, बहुत जरूरी ज्ञापन है। इसके जो मेन बिंदु है वो पढ़ दूं। इसका जो बेहद जरूरी विषय है वो ये है कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद प्रदर्शन के दौरान जेल में बंद बेगुनाह जाति जनजाति के लोगों को रिहा करने एवं न्याय दिलाने के संबंध में पहला बिंदु है, बड़े गौर से इसमें 2 अप्रैल 2018 दलित आंदोलन के तहत फर्जी मुकदमे में राशुका के तहत जेल में बंद के उपकार बाबा विकास मेडियन अर्जुन सिंह की तुरंत रिहाई हो। ये मैसेज क्या नाम है एसपीडी महोदय का, याद है किसी को? ओमवीर सिंह जी को पहुंचा देना। उन्होंने पिछले आंदोलन में उससे वादा किया था
कि हम इनके पक्ष में लिख के दे रहे हैं। अभी गुमराह करने का खेल बंद हो गया। अभी लिख के भेजना कि इनको रिहा किया जाए, वरना प्रशासन तैयार करे। हम लोग ऐसी यात्रा निकालेंगे कि भारत बंद हो जाएगा। 2 अप्रैल 2018 में सैकड़ों दलितों पर फर्जी मुकदमे वापस ले राज्य सरकार। और याद रखना, ये राज्य सरकार वापस नहीं लेगी तो जिस दिन बहुजन सरकार आएगी हम मुकदमे भी वापस लेंगे और हमारे घर में 50-50 अपराधियों की तरह जो पुलिस वाले घुसे थे उनका भी ख्याल रखेंगे। घबराओ मत। इस सरकार में तो पहले पुलिस कर्मी इतने परेशान है, जो बीजेपी का नेता देखता पीट देता है और इनका उनपे तो बस चलता नहीं। ये हमारे लोगों पे अपनी वो निकालते हैं भड़ास। अपना काम करो यार। 2 अप्रैल में शहीद हुए अमरेश कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। 2 अप्रैल में शहीद हुए अमरेश कुमार को की जो हत्या उसकी सीबीआई जांच हो। और इससे बुरी मैंने नीति नहीं देखी कि अमरेश कुमार के पिताजी को ये कहते हैं कि तुम्हें 10 लाख रुपए दिला दें, कुछ मुसलमानों का नाम ले दो, तो वो तो ईमान के अंदर सच्चा पक्का आदमी है। सतगुरु रविदास जी महाराज का, भगवान वाल्मीकि महाराज का ऐसा बेटा है। उसने कहा तुम्हारे पैसों को ठोकर मारता हूं, अपने मुस्लिम भाई को जेल में भिजवाऊंगा। देखो, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सच्चर कमेटी में रघुनाथ मिश्रा रिपोर्ट को लागू किया जाए। SC/ST एक्ट को भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। SC/ST OBC माइनॉरिटी की जातिगत जनगणना हो जिससे उनके उत्थान में सहायता मिल सके और पदोन्नति में आरक्षण राज्य सरकार लागू करे। SC/ST और OBC के लिए SC/ST OBC और मुस्लिम समाज को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, तो ये भी कोई बड़ी बात है। तो हमारे हाथ में देखो, जो मेरे पास में हो तो मैं कर सकता हूं। अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वरना तुम एक बार कहते मुकदमे हटा दो तो एक दिन में मुकदमे हटा देता। मेरी मजबूरी है। भारतीय सेना में आरक्षण भर्ती लागू की जाए। चमार रेजिमेंट को जल्द बहाल किया जाए, वो हमारा गौरव है। और पूरे भारत में समान शिक्षा लागू की जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। और ये जो भी आपने जो ये काम किया है ना, 13% रोस्टर प्रणाली खत्म की जाए। इसमें आप संसद में विधेयक लाए और 200% रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। दूसरा, 10% अपर कास्ट के आरक्षण का जो आधार आपने बनाया है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की हत्या नहीं होने देंगे हम लोग। एक आखिरी बात, कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, वो हुनर पैदा करो। और अगर सम्मान से जीना चाहते हो इस देश में मेरे साथियों, तो घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करो। बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करो। मेरी तरफ से एक आखिरी बात, बहुत प्रेम मिला, बहुत ताकत से आप लोग आए। ये प्यार बना के रखना, ये विश्वास बना के रखना। जितने प्यार से आए थे उतने प्यार से वापस जाना। मोटरसाइकिल में जो मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारी जान बड़ी कीमती है मेरे लिए, क्योंकि तुम ही मेरा घमंड गौरव हो। मैं कोई MP MLA नेता नहीं हूँ, मेरी ताकत मेरा समाज है। तो भैया बहुत आराम से जाना, प्रेम से जाना, हेलमेट लगाया करो। दूसरी बात, जिस माँ से पैदा हुए, ये बहुत जरूरी बात है, जिस बाप से ने तुम्हें तुम्हारे लिए भूखा प्यासा रह के इस तुम्हारे शरीर को मजबूत किया, अगर कुछ करना चाहते हो तो उनका सम्मान किया करो। हाथ उठा के बताओ जो लोग सम्मान करेंगे माँ बाप का। और आखिरी बात, नशा बंद कर दो, शराब बंद कर दो, गुटखा तंबाकू बीड़ी बंद कर दो और इस लड़ाई में मेरा साथ दो। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार बाबा साहब का नारा, भीम आर्मी का नारा हो एक बार। बाबा साहब, आप श्री काशीराम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, जय भीम, जय बहुजन। ये जो मेरे बराबर में जो टीम खड़ी है, इनको मजबूत करो
जिससे तुम्हारी लड़ाई और मजबूती से लड़ सके। कुछ भाइयों को आगे बढ़ाओ और इनके कंधे बन जाओ। जय भीम, जय बहुजन। जय भीम साथियों, देखिए कितनी मजबूती से भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी है और इसी तरह से हम सभी साथियों को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना है, सहयोग करना है और इस देश में बहुजन सरकार बनानी है। जय भीम साथियों, यह प्रोग्राम से अब घर की ओर लौटते हुए बहुजन समाज के गब्बर शेर और युवा क्रांति अच्छा भैया, ये बहुत मजबूती से कहाँ जाओगे? इधर साइड हो अजय जा भाई, वहाँ खींचेगा फोटो। चुप हो जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, बस इनसे बात करके आप लोग नहीं उधर माइक दे दो। अरे गाड़ी कहाँ गाड़ी निजाम, चलो ठीक है, जो है वो आ जाओ। नेपाल जो लोग हैं आ जाओ, गोविंद को आ जाओ। ठीक है, मनोज का भाई वो भी लेकिन जो ये महागठबंधन मैं चाहता था कि गठबंधन पूरा बनने को बीजेपी एक सीट में भी जीता, बीजेपी जो खामियां प्रयास करेंगे गठबंधन के लोग जो भी समाज की पार्टियां उनको भी इसमें आना चाहिए। ये प्रियंका जी एक अच्छे परिवार से आते हैं, परिवार में देश के लिए बलिदान है, लेकिन वो क्या करती है, उनके पास क्या आइडियोलॉजी है, इसी विचारधारा में काम करेंगे। हमारा काम है बहुजन समाज को बचाना। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री बहुजन समाज, आपने बताया तो बहुजन समाज को तो आज तक आगे नहीं बढ़ाया। मैंने क्या अच्छे परिवार से आती है, मेरे उनसे कोई राजनीति से तो नहीं, जो मैं अगर हमें तो खुद बढ़ना पड़ेगा, बहुजन समाज को खुद बढ़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं बढ़ाता। कांग्रेस का नाम ले लिया इसमें, मेरा पहला प्रयास जो इस समय संविधान को करना चाह रहे हैं।
मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। मैं विचारधारा का संघ की विचारधारा भारत के संविधान से बनी हुई चुनाव में भी तो घोषणा हो चुकी है। भीम आर्मी को बहुजन समाज को इतना मजबूत करेगी कि बिना चुनाव के ही कोई भी प्रत्याशी अगर किसी का समर्थन करे, बहुजन समाज का समर्थन करें, पूरे बहुजन समाज के प्रत्याशी प्रयास करेंगे कि जो लोग आगे छूट करते हैं देखिए 2 अप्रैल को पहली बार तो दंगा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने हमारे जो हमारा बिल्कुल नियंत्रक आंदोलन था, संवैधानिक आंदोलन था, उसमें छेड़छाड़ करके उसको गलत करा हमारे लोगों को आगे निकाल दिया। लेकिन जिन अधिकारियों ने हमारे लोगों को उत्पीड़न किया वो अधिकारी जो है जब बहुजन सरकार आएगी उन अधिकारियों की जगह है वो जेल में तो मैं अभी सरकार जेल में रहता हूँ, बाहर पैराना में रोड शो कर रहे हैं। चुनावी मैं एक जागरूक वोटर हूँ, एक बहुजन समाज का जागरूक कार्यकर्ता हूँ। सारी व्यवस्था वही है। और आरक्षण का अगर यहाँ जातिगत असमानता और प्रतिनिधित्व की जो कमी है, लेकिन आरक्षण का आधार बदला जा रहा है, यानी कि संविधान की हत्या हो रही है, यानी कि मनुस्मृति को दोबारा लागू कराया जा रहा है। ये नहीं होने दिया जाएगा। हम इसके विरोध में सरकार के बिल्कुल जानकारी देखिए हमने तय किया है कि हम जाति बता क्या करना